वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा और आज का हमारा टॉपिक है इनर शेल ट्रांजिशन एंड करैक्टरिस्टिक एक्सरेज। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एक्सरे। एक्सरेज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हाई हो इनको हम एक्सरेज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर शेल ट्रांजिशन एंड करैक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो पहले देखते हैं इनर शेल ट्रांजिशन क्या है। इनर शेल ट्रांजिशन का मतलब है कि अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो एटम के सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, उसके अराउंड क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर हाइड्रोजन या लाइटर एलिमेंट का देखें तो उनके अराउंड एक वैलेंस शेल होता है, लेकिन अगर हम लोग हैवी एलिमेंट्स का देखें तो उनके अराउंड सेंटर में हाइड्रोजन और नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स होंगे अराउंड। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, एक फोटॉन यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करवा देता है तो हायर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आता है। जब वो इसको फिल करने के लिए आएगा तो अपनी एनर्जी इन टर्म ऑफ फोटॉन्स, इन टर्म ऑफ एक्सरे वहाँ से एमिट करेगा। इस ट्रांजिशन को हम इनर शेल ट्रांजिशन कहते हैं। When the transition of electron take place in hydrogen or some other lighter atom, it results in the emission of spectral lines in infrared, visible or ultraviolet region of electromagnetic spectrum due to small energy difference in transition level. जबकि हाइड्रोजन एटम या दूसरे स्मॉलर एटम में जब ये ट्रांजिशन होती है तो वहाँ पे जो एनर्जी एमिट होती है वो इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है। जबकि अगर हम हैवियर एटम की बात करें तो वहाँ पे जो एनर्जी एमिट होती है वो एक्सरे रीजन में फॉल करती है। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक एक्सरेज। हैवी एटम की अब हम बात कर रहे हैं। हैवी एटम के अंदर जब ये ट्रांजिशन होती है तो हैवी एटम के अंदर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, वो टाइटली बाउंड होते हैं। वहाँ से उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब हम वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तो वो एटम उसको एक्साइट कर देता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। आफ्टर एक्साइटेशन जब एक हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उसको फिल करेगा तो वहाँ पे फोटॉन ऑफ लार्ज एनर्जी एमिट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं एक्सरेज। अब ये जो एक्सरेज हैं इनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होगी, इसलिए हम इनको करैक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। तो इनर शेल ट्रांजिशन में हमने देखा कि जब भी किसी एटम के ऊपर एक फोटॉन फॉल करता है तो वो उसके ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। उस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हायर शेल वाला इलेक्ट्रॉन आता है और जो लाइटर एलिमेंट या हाइड्रोजन एटम या लाइटर एटम्स हैं उनके अंदर ये एनर्जी एमिट होती है अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या विजिबल रीजन में। और जो हैवियर एटम्स हैं क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है और जब इलेक्ट्रॉन फिल होता है तब भी लार्ज एनर्जी वहाँ पे एमिट होती है और वो फॉल करती है एक्सरे रीजन में। और इनको हम करैक्टरिस्टिक एक्सरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इसको प्रोड्यूस होने के लिए हमें इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब चाहिए। उसके अंदर एक कैथोड होगा, दूसरी साइड पे एनोड होगा। कैथोड से इलेक्ट्रॉन सबमिट होंगे, एनोड पे फॉल करेंगे। बिल्कुल उसी तरह एटम के ऊपर जैसे ही लाइट फोटॉन फॉल करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा और एनर्जी इन टर्म ऑफ एक्सरे से एमिट करेगा और उन एक्सरेज को फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक्सपोज किया जा सकता है। फोटोग्राफिक प्लेट जो सबसे पहले डिस्कवर हुई वो जो हैंड ऑफ बर्थास विद अ रिंग था, जिसके ऊपर एक्सरेज फॉल की और वहाँ पे उसका इमेज जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अब नाउ डेज एक्सरेज की जो प्रोडक्शन जिस ट्यूब में की जाती है उसको टिपिकली 30 किलो वोल्ट से 150 किलो वोल्ट वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया जाता है। Production of X-rays. X-rays was discovered by German physicist Dr. Röntgen in 1895. 1895 में X-rays को डिस्कवर किया गया। X-rays की स्मॉलर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी भी हायर होती है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इज़ द रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये रिवर्स प्रोसेस है।
एक्सरेज हमारे पास क्या है? व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस, फोटॉन ऑफ वेरी हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी आर इमिटेड नोन एज एक्सरे। कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से हाई एनर्जी का फोटॉन इमिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सरेज। प्रोडक्शन इसकी देख लेते हैं। अब इसकी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसके अंदर हमारे पास एक वैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, जिसके एक साइड पे ये हमारे पास कैथोड है, जिसके अंदर हीटेड फिलामेंट है, जिसको हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। ये हीट अप होगा तो यहाँ से कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, विच इज़ टंगस्टन डिस्क या कोई भी मोलिब्डेनियम मटेरियल भी हो सकता है। जैसे इसके ऊपर फॉल करेंगे तो वहाँ से एक्सरेज एमिट होना शुरू हो जाएंगी। ये हमारे पास एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके साथ हमारे पास एक कूलिंग रीजन है। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ हाई वैक्यूम ट्यूब। व्हेन ए कैथोड इज हीटेड बाय अ फिलामेंट इट एमिट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड द एनोड। कैथोड हीट अप होने पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है जो कि मूव करते हैं टूवर्ड द एनोड। अगर वहाँ पे जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो V है तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होगी जब वो टारगेट को कोलाइड करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी EV के। E चार्ज एन इलेक्ट्रॉन एंड V इज़ पोटेंशियल। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरेज एमिट होंगी K अल्फ़ा या K बीटा। अब होता ये है कि जैसे ही एक फोटान आके फॉल करता है मेटल पे तो वो जो उसके एटम है, एटम के सेंटर शेल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कर देते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हायर शेल में से कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सबसे पहला शेल हमारे पास K होता है, उसके बाद L और उसके बाद M। अगर K शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है और L शेल से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ गया है तो L शेल से जब इलेक्ट्रॉन K में आएगा तो उसको हम K अल्फ़ा एक्सरेज कहेंगे। और अगर हमारे पास M शेल से इलेक्ट्रॉन आता है L शेल K शेल के होल को फिल करने के लिए तो उसे हम K बीटा एक्सरेज कहेंगे। Suppose that a fast moving electron of energy EV strike the target of tungsten or any other heavy metal। कोई भी heavy metal हम इसमें यूज़ कर सकते हैं या टंगस्टन। जैसे इसके ऊपर हाई एनर्जी का फोटान जिसकी एनर्जी EV है वो फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है K शेल वाला वो रिमूव हो जाता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाएगा K शेल के अंदर। इस होल को फिल करने के लिए L शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जंप करेगा तो अपनी एनर्जी इन टर्म ऑफ फोटान एमिट कर देगा, क्योंकि जब हायर शेल से लोअर शेल में आएगा फोटान तो जो एनर्जी गैप है दोनों शेल्स के दरमियान उतनी एनर्जी वो एमिट कर देगा और उसको हम लोग एक्स रेज कहेंगे, HF K अल्फ़ा, कॉल्ड K अल्फ़ा एक्स रेज। और इसमें हमारे पास आ जाएगा रिलेशन HF K अल्फ़ा इज इक्वल EL माइनस EK। L शेल से इलेक्ट्रॉन आ गया K शेल के अंदर। इसी तरह से हमारे पास है K बीटा एक्स रेज। अब ये भी पॉसिबल है कि L शेल की बजाय M शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके K शेल में आ जाए। जब M शेल से जंप करके K शेल में आएगा तो वहाँ पे जो फोटान एमिट होगा उसको हम K बीटा एक्स रेज कहेंगे। तो HF K बीटा इज इक्वल EM माइनस EK। This photon emit in such a transition, that is inner shell transition, are called characteristic X-rays because energy depend upon type of target material। अब इनको हम characteristic X-rays कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एक्सरेज की प्रोडक्शन को चेक करें तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे के अंदर हम लोग ने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली है और इस ग्लास ट्यूब को के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे उसके साथ हमने टंगस्टन फिलामेंट यूज़ किया है विच इज़ कैथोड। दूसरी साइड में हमारे पास एनोड है टारगेट, जिसके ऊपर हम कोई भी हैवी मेटल अटैच कर सकते हैं। ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है वो 10⁻6 मिलीमीटर है, 10⁻⁻6 मिलीमीटर। यहाँ पे हम बैटरी से इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम बैटरी से वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं फिलामेंट हीटअप होता है। फिलामेंट हीटअप होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो इसके राउंड सिलेंडर है ये मोलिब्डेनियम का सिलेंडर हो सकता है। फिलामेंट हीटअप होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जबकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे टूवर्ड द एनोड। अब एनोड के ऊपर हम कोई भी हैवी मेटल या टारगेट के लिए कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग मोलिब्डेनम की मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हैवी मेटल इधर प्लेस कर सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्ट्राइक करता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देता है
और उसको फिल करने के लिए हर शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वहाँ पे एनर्जी गैप के रिजल्ट में एक्स रेज एमिट होना शुरू हो जाएंगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फॉल करने से ये हीट अप होगा, तो इसको कूल करने के लिए हमने यहाँ पे ये वाटर के ज़रिए से कूलिंग प्रोवाइड की है, ताकि ये इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ये ज़्यादा हीट अप ना हो जाए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन टारगेट पे फॉल करेगा, तो वहाँ से एक्स रेज एमिट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से ये एक्स रेज एमिट होंगी, इनकी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होगी, इसलिए हम इनको करैक्टरिस्टिक एक्स रेज कहते हैं। तो एज इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन द टारगेट हमारे पास किसी भी हैवी मेटल का होगा, तो वहाँ से ये एक्स रेज एमिट हो जाएंगे। अब एक्स रेज की प्रोडक्शन के बाद हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रम। एक्स रेज जो है वो कंटिन्यूसली अब कंटिन्यू एक्सरे स्पेक्ट्रम के अंदर हम देखते हैं कि एक्सरे जो हैं वो हर डायरेक्शन में एमिट होती हैं विद अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम उनको कंटिन्यूस एक्सरेज कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम हमारे पास ऑब्टेन होता है ड्यू टू डिसेलरेशन ऑफ इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये डिसेलरेशन ऑफ इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम समझेंगे। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू इफेक्ट नोन एज ब्रेमस्ट्रॉलिंग और ब्रेकिंग रेडिएशन। इस इफेक्ट को हम कहते हैं ब्रेमस्ट्रॉलिंग और ब्रेकिंग रेडिएशन। अब ये इफेक्ट क्या है कि जब भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम बम्बार्ड करते हैं किसी भी टारगेट के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई की वजह से उसकी वो स्लो डाउन हो जाता है। जिस तरह वो फास्टली मूव कर रहा होता है, उसको जब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिलती है तो उसकी वो अपने पाथ से डेविएट भी हो जाता है और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। सो दीज इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इमिट रेडिएशन एज दे आर डिसेलरेटेड बाय द टारगेट। अब जैसे वो टारगेट से डिसेलरेटेड होते हैं तो वो रेडिएशन को इमिट करते हैं। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास ब्रेमस्टर्लिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन इसको हम कहते हैं। और इसके अंदर क्या है कि हमने एक एटम लिया है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ने सीधा जाना था, लेकिन वो अपने पास से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके अट्रैक्शन की वजह से डेविएट हो गया और इस साइड पे मूव कर गया। अब जब वो अपने पाथ से डेविएट हो गया, उसकी एनर्जी स्लो हो गया, तो उसने अपनी बाकी एनर्जी यहाँ से डेविएट होने पर इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज एमिट कर दी है। सो इसको हम ब्रेमस्टर्लिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन कहते हैं, जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डेविएट हो जाए और अपनी स्पीड स्लो कर दे। सो दिस इज़ ब्रेमस्टर्लिंग। और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास ये एक्सरे का स्पेक्ट्रम है जो कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान हमने ड्रा किया। अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, पहले तो वो ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि जब अपने पास से वो डेविएट हो जाता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। सिंस रेट ऑफ डिसलरेशन इज़ लार्ज दैट इलेक्ट्रॉन लॉस ऑल काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट कोलिजन, द होल काइनेटिक एनर्जी अपीयर एज एक्सरे फोटॉन ऑफ एनर्जी HF मैक्सिमम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिसलरेट होते साथ ही अपनी एनर्जी लॉस कर देता है और वहाँ से एक्सरे फोटॉन एमिट कर देता है, तो काइनेटिक एनर्जी HF की इक्वल होगी C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो F इक्वल आ जाएगा C ओवर लैम्डा। तो एक्सरेज की वेवलेंथ कम होती है, इसलिए वहाँ पर मिनिमम वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम करस्पॉन्ड टू फ्रीक्वेंसी F मैक्सिमम। अदर इलेक्ट्रॉन डू नॉट लॉस ऑल एनर्जी इन फर्स्ट कोलिजन। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्स्ट कोलिजन में अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते। दे में सफ़र अ नंबर ऑफ कोलिजन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। उन्हें रेस्ट में आने से पहले नंबर ऑफ कोलिजन सफ़र होती हैं। This will give rise the photon of smaller energy or X-rays of longer wavelength. Thus, the continuous spectrum is obtained due to deceleration of impacting electron. जब भी एक इलेक्ट्रॉन, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डेविएट होगा या डिसेलरेट होगा, तो उसके रिजल्ट में उसकी सारी की सारी एनर्जी या तो फर्स्ट कोलिजन में या नंबर ऑफ कोलिजन्स में वो लॉस कर देता है, और वहाँ से जब एनर्जी लॉस करता है तो एक्सरे फोटॉन एमिट होता है जिसकी वेवलेंथ कम और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। Thanks for listening.